ना बाइजेक्टिव फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। तो फंक्शन हैविंग वन वन एज वेल एज ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो बैच में कोई पार्थिव ठाकुर है क्या? इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, वन वन फंक्शन के लिए ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, if A having m elements and B having n elements, तो वन वन फंक्शन कब एग्जिस्ट कर रहा था? वन वन फंक्शन कब एग्जिस्ट होता था? अंडर व्हाट कंडीशन? जब सेट ए में कम एलिमेंट रहेंगे एंड बी में ज्यादा होगा तो वन वन हो सकता है। ओके, तो इसके लिए वन वन फॉर वन वन योर m लेस देन इक्वल टू n। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हुआ था? m ग्रेटर देन इक्वल टू n। अभी दोनों होंगे, लास्ट टाइम किए थे ना। m लेस देन n के लिए मिला था, m इक्वल टू n के लिए मिला था, बट m ग्रेटर देन n के लिए आपका नंबर ऑफ पॉइंट टू फंक्शन जीरो हुआ था। इधर चेक करो, वन टू फंक्शन के लिए m लेस देन n के लिए आपका नंबर ऑफ वन टू फंक्शन जीरो, बाकी दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा था। तो वही कंडीशन मैंने लिखा। अब दोनों हो रहा है, वन वन हो रहा है, वन टू भी हो रहा है, तो कैसे होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन में वन वन भी हो रहा है, वन टू भी हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एक बोल रहा है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए, वन मोर सेइंग m लेस देन इक्वल टू n। दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या होगा? m इज इक्वल टू n। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए तो a function from a to b be a bijective function, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो देन नंबर ऑफ
एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए नंबर में, ओके, सेम आज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। ए में जितने एलिमेंट्स होगा बी में भी उतना ही एलिमेंट्स होगा। सो m इक्वल टू n हुआ था, ठीक है। हियर सेट A इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट B, बिकॉज ऑफ ऑन टू फंक्शन सेट B भी फिलअप हो जाएगा, तो हियर सेट B इज कॉल्ड रेंज। लास्ट टाइम बताया था ना, बी जब बी सेट को कोडोमेन बोला जाता है और उसमें जितने एलिमेंट्स यूज होता है, इमेज बनता है एक एलिमेंट्स का, उसको रेंज बोला जाता है। अभी पूरा बी सेट फिलअप होगा बिकॉज ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो बी सेट को रेंज बोला जाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन ऑन टू फंक्शन के लिए बी आपका सेट बी रेंज हो जाता है। नंबर ऑफ ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी कितना होगा? कितना होगा? दोनों का m इक्वल टू n केस में क्या था? दोनों जब m इक्वल टू n हुए थे, क्या रिजल्ट आपको मिला था? व्हेन m इक्वल टू n आपका आंसर हुआ था m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, किसके लिए? 1 2 के लिए। अभी 1 1 के लिए भी चेक करो। व्हेन m इक्वल टू n, m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये 1 1 के लिए भी हुआ था। अभी इधर m इक्वल टू n, आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट a into set b इज n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल और n, क्योंकि दोनों सेम है। राइट।
नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हमें क्या क्या फंक्शन हमें पता है। क्या क्या पता है आपको? हम्म। एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या होता है? एफ ऑफ एक्स ए नॉट एक्स टू दी पर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पर एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स पर जीरो। ऐसा फॉर्मेट में जो रहता है ना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके। इसका इन जनरल आपका डोमेन रियल नंबर होता है। इसके एग्जांपल में, इसके अंडर में लीनियर फंक्शन आता है, एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आता है। ऐसे सब आता है। ठीक है। तो एक केस, ये सब केस में आपका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। रेंज पर्टिकुलर के लिए, जैसे इसका रेंज होता है पूरा, ये स्ट्रेट लाइन होता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी क्या होता है? आपको स्ट्रेट लाइन दे देता है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दिया, सपोज ये आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब y एक्स प्लस बी। ये स्ट्रेट लाइन का ये आगे पीछे पूरा एक्सटेंड होगा। मुझे इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए। डोमेन मतलब एक्स वैल्यूज में क्या क्या ले सकता हूँ। रेंज मतलब वाई वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। एक्स वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? मेरा कोई भी एक्स के लिए मेरे पास इमेज है, कोई भी एक्स के लिए आपका वाई का इमेज है, कोई भी एक्स उठाओ उसका इमेज है। तो डोमेन क्या था? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच फंक्शन डिफाइंड। तो कौन सा एक्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है? मैं एक्स कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ? माइनस इंफिनिटी प्लस। यस, पूरे रियल नंबर माइनस इंफिनिट से लेके प्लस इंफिनिटी। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये होगा पूरा आर। रेंज क्या होगा? रेंज मतलब y का वैल्यू। इसमें चेक कीजिए y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। दिस इज द y वैल्यू। ये x के लिए आपका ये y वैल्यू, ये x के लिए ये आपका y वैल्यू, ये x के लिए ये y वैल्यू। तो अब बताइए, मतलब आपका y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये x के लिए ये y वैल्यू, ये x के लिए ये y वैल्यू। और आपका ये लाइन ऐसे स्ट्रेच होगा ना, तो पूरा y वो कवर कर जाएगा, पूरा y एक्सिस को कवर करेगा। जो कुछ आपको y चाहिए, मैं आपको ए वाई चाहिए, उसके लिए आपके पास x है, इसके लिए आपका x है। मतलब दिस फॉर दिस x यू विल गेट ए वाई वैल्यू आपको मिलेगा। आपको ए वाई चाहिए, इसके लिए आपको भी
x मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो x वैल्यू के लिए आपको y वैल्यू मिल रहा है, कोई भी y आपको मिल जाएगा। तो रेंज क्या होगा? R. इसका डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज रियल नंबर होता है जब आपका ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंडीशन रहेगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज a 0 हो गया, इफ a इक्वल टू 0 तब क्या होगा? इफ a इक्वल टू 0 देन y क्या होगा? a 0 हो जाएगा तो y क्या होगा? इक्वल टू b। y इक्वल टू b मतलब आपका स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? हाउ टू गेट स्ट्रेट लाइन? y इक्वल टू b मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपका स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? सपोज मैं रखूंगा y इक्वल टू 3, आपका स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, दिस इज द लाइन y इक्वल टू, डोमेन 0, डोमेन कैसे 0 होगा? सपोज मैंने y रखा, लेट b इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 3। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिला, आपका x, ये जो ग्राफ के लिए x क्या है, कौन सा x आप ले सकते हो? x के लिए आपके पास इमेज है, x के लिए भी इमेज है, x के लिए भी इमेज है, x के लिए भी इमेज है, कोई भी x उठाओ उसके लिए आपको इमेज है। ये x के लिए भी इसका इमेज होगा क्योंकि आप इसको एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। तो कोई भी x के लिए आपके पास इमेज है, तो डोमेन क्या होगा? R. रेंज क्या होगा? रेंज मतलब y का वैल्यू, कोई भी मतलब x के लिए आपका y वैल्यू क्या मिल रहा है? कोई भी x के लिए आपका y का वैल्यू सिंगल वैल्यू। यहाँ पे देखो डिफरेंट x के लिए आपके पास डिफरेंट y मिल रहा था, बट यहाँ पे कोई भी x रखो आपका एक ही y वैल्यू मिल रहा है। ये डिस्टेंस जितना, ये वैल्यू जितना मिल रहा है, ये वैल्यू भी उतना मिल रहा है, ये वैल्यू भी उतना मिल रहा है, ये आपका y वैल्यू। तो कोई भी x के लिए आपके पास सिंगल y, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपका y जो 3 रखा ना, तो रेंज क्या होगा? वही होगा, सिंगल टर्म सेट होगा 3। समझ में आया? Yes, sir. Okay, and this type of function is called constant function. This is called constant function. Constant function मतलब y is equal to f of x equal to some constant. अगर lambda मैंने रखा, lambda belongs to real number, you will get straight line, ऐसे straight line मिलता है graphically।
is a straight line parallel to x-axis. ओके, एंड इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एंड रेंज होगा लैम्डा। जो भी रखा है, हम इधर 3 रखे थे तो आंसर हुआ, रेंज हुआ 3। इसमें लैम्डा रखे, लैम्डा होगा, रेंज होगा लैम्डा। सिंगलटन सेट, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? one element. A one element set having one element. Okay, this is called constant function. बाकी आप क्वाड्रेटिक रखोगे, so for example y is equal to x square, y is equal to x square, इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ कैसे होगा? इफ नो ग्राफ, आप डोमेन रेंज दोनों बता सकते हो। इसका जो ग्राफ होता है ये पैराबोलिक होता है। This is the graph of y is equal to x square. For x square is equal to 4a, y square is equal to 4x. ओके, जो ये ग्राफ होगा y is equal to x square का ग्राफ ऐसे होता है। तो देखो ये ग्राफ के लिए आपका डोमेन क्या हो सकता है? मैं क्या क्या x रख सकता हूँ ये ग्राफ के लिए? ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये ग्राफ के लिए मैं x कहां से कहां तक ले सकता हूँ? कोई भी x ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा ना, तो आप कोई भी x ले सकते हो। आप कोई x के लिए ये अनडिफाइंड होता है क्या, ये बता दो। आपको डोमेन कैसे चेक करना है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फंक्शन डिफाइंड। ये x स्क्वायर कभी अनडिफाइंड होता है? No, sir. नहीं होता है ना, तो ऑलवेज डिफाइंड होता है। तो फॉर ऑल x डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा? Positive R. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव आर मतलब 0 नहीं होता है। ओके, रेंज होता है 0 से लेके इंफिनिटी। इंटरवल आपको पता है ना, ब्रैकेट्स, ये जो इंटरवल, Yes. देयर आर 4 इंटरवल्स। हाँ, एक इंटरवल ऐसे बोला, ये इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। और एक ये होता है ओपन इंटरवल, और एक होता है ऐसे, और एक होता है, ये दोनों को बोला जाता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ओके, इसका मतलब क्या है? क्लोज क्लोज इंटरवल कब यूज होता है, ओपन इंटरवल कब यूज होता है? सपोज 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, तो हियर you can write x belongs to 2 to 8 closed। इक्वल साइन जहां पे रहता है there you have to use close bracket। suppose 2 less than x strictly less than 8, तो ये होगा x belongs to 2 to 8 both open, क्योंकि x वैल्यू 2 को टच नहीं कर रहा है।
8 को भी टच नहीं करेगा, उससे छोटा होगा। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू आप बता नहीं पाओगे, इसलिए 2 to 8 ओपन, क्योंकि मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ इसको। सेमी क्लोज, जैसे ये एक केस के लिए 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 8, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 to 8, 2 पर मैंने पहुंच गया तो 2 क्लोज, 8 ओपन। ये होगा 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8, तो ये होगा x बिलोंग्स टू 2 to 8, ऊपर ओपन, क्लोज। 8। तो जहाँ पे इक्वल साइन रहता है उधर क्लोज साइन, क्लोज ब्रैकेट यूज होता है। जहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, देयर यू हैव टू यूज ओपन ब्रैकेट। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन का हम जब तक एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं दिया जाएगा तब तक हम रेंज बता नहीं पाएंगे। ओके, बट पॉलिनोमियल फंक्शन का ये मैंने स्ट्रेट लाइन का रखा, ये इसके लिए डोमेन रेंज बताया। ठीक है, पॉलिनोमियल का नहीं बताया। पॉलिनोमियल का इन जनरल डोमेन रियल होता है, रेंज हम बता नहीं पाते हैं। रेंज अब आप बता नहीं पाओगे जब तक आपको पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दिया जाए।
डन। नेक्स्ट, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको आप सेकंड कर सकते हो कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? y is equal to f of x इक्वल टू x। आइडेंटिटी, मैं जो डाल रहा हूँ, जो इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट मेरा वही है, y is equal to x। तो वो उसका आइडेंटिटी बनता है। मतलब आप मिरर के सामने खड़े हुए हो, आपका आइडेंटिटी बनता है, मतलब इनपुट आउटपुट सेम होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है? y is equal to x का ग्राफ कैसे होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन तो आता है, फिर आइडेंटिटी फंक्शन क्यों अलग होगा? y is equal to x का ग्राफ, this is called y is equal to x graph। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स 45 डिग्री, एंगल आप देखोगे तो 45 डिग्री होगा। तो मैं जो भी x वैल्यू, सपोज ये 2 रखा गया ना, ये पॉइंट आपका 2,2 होगा। इफ इट इज 2, देन ये पॉइंट आपका 2,2 होगा। तो दैट x इक्वल टू y। सपोज ये आपका 7, तो ये पॉइंट आपका 7,7 होगा। तो मैं x जो भी डालूंगा ना, y मुझे वही मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? मैं x वैल्यू क्या रख सकता हूँ? बोलो। ऑल रियल। ऑल रियल, कुछ भी रियल रख सकता हूँ। रेंज, y इज इक्वल टू x ना, तो x ऑल जो भी रियल। डालोगे y वही मिलेगा, तो ऑल रियल मिलेगा। ओके, डोमेन रेंज ग्राफ। अब ग्राफ से पता चल जाता है क्या होता है। y वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, x वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, तो डोमेन रियल, y भी रियल। बट यहाँ पे क्या होता है, x आप जो भी डालोगे, जो भी आपका इनपुट होगा, आउटपुट आपका वही होगा। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। और क्या फंक्शन आपको पता है? पिको फंक्शन तो आप लोग जानते हो। There are 6 trigonometry function. Y is equal to f of x equal to sin x. Y is equal to cos x. Tan x. Cot x. Sec x.
cosec. There are 6 trigonometry functions. What are the domain? Domain क्या होता है? sin x का डोमेन क्या है? sin x का ग्राफ कैसे मिल रहा था? y is equal to sin x. इसका ग्राफ कैसे हुआ था? आपको ऐसे ऐसे ग्राफ मिला था, ठीक है ना? ऐसे वो चलता रहेगा। तो इसका डोमेन क्या है? ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका डोमेन क्या हुआ? मैं x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ? x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ? बोलो। कोई कोई x के लिए ये अनडिफाइंड होता है क्या? मतलब आपका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई x है जिसके लिए आपका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ है? 90. नहीं। तो डोमेन क्या होगा? एवरीवेयर इट इज एग्जिस्ट। sin x एवरीवेयर एग्जिस्ट करता है। कोई भी x के लिए आपके पास ग्राफ है, कोई भी x के लिए आपका y वैल्यू मिलता है, तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा? इसका y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके +1। इससे 1 से ज्यादा ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, -1 के नीचे कोई ग्राफ नहीं है। इसका रेंज जो होता है -1 से लेके +1। तो इसका डोमेन हुआ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे ट्रिगो में, आपको जस्ट रिमेम्बर। डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होता है -1 से लेके +1। cos x का डोमेन r, रेंज ऑल्सो -1 से लेके +1। tan x का डोमेन क्या था? all real number other than odd pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2, all real number except odd pi by 2। odd pi by 2 पर tan फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ था, ओके। all real number other than odd pi by 2, odd की जगह 2n plus 1 लिखा गया, ठीक है। रेंज सब कुछ आया था। cot x का all real number other than n pi, 0 pi 2 pi 3 pi पर अनडिफाइंड हो रहा था, इसलिए r डिफरेंस n pi and arrange all real number। sec थीटा, cos जहाँ पे 0 होगा sec अनडिफाइंड होगा। cos कहाँ पे 0 हुआ था? odd pi by 2 पर। तो r डिफरेंस 2n plus 1 into pi by 2 and रेंज होता था -∞ से लेके -1, यूनियन 1 से लेके कोसेक का साइन जहाँ पे 0 होगा कोसेक अनडिफाइंड होगा, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई पर साइन 0 होता था एंड रेंज इज द दिस वन सेम, क्योंकि साइन कॉस का रेंज सेम था, तो कोसेक एंड सेक का भी रेंज वही रहेगा, सेम होगा।
दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ग्राफ ऑफ tan x कैसे होता है? -1 से 0 π/2 π 3π/2 2π। आप इसका ग्राफ देखोगे tan का, ऐसे हुआ था। ऐसे ग्राफ ऐसे ग्राफ है। ये एवरी देखो π/2 पर ये कहीं कहीं पे टच नहीं कर रहा है, इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं है π/2 पर। ऐसे 3π/2 पर इसका ग्राफ नहीं है, ये क्योंकि ये कर्व टच नहीं कर रहा है, लाइन को टच नहीं कर रहा है। तो जितने ऑड π/2 है ना, उसमें वो ग्राफ नहीं है। इसलिए एवरी ऑड π/2 टोटल, बाकी सब हर एक्स के लिए आपके पास ग्राफ है, बट कोई भी ऑड π/2 आ जाता है, आपके पास ग्राफ नहीं है। दैट्स व्हाई आपका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर अदर देन ऑड π/2। हाँ, हियर ऑल द केसेस योर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड ये पूरा, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऊपर से पूरा ऐसे ये लाइन को पूरा क्लोज होता जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे और नीचे रहेगा, तो -∞ से लेके +∞ सब कुछ आ रहा है। इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर अदर देन ऑड π/2 एंड रेंज हुआ -∞ से +∞, मतलब पूरे रियल नंबर। ओके, बाकी सब हम ग्राफ बनाए थे इसका,
डोमेन रेंज भी बताया था पहले, फिर भी एक बार लिख लो। और जितना कॉस कॉट सेक कोसेक सबका ग्राफ ट्राई करो, तो वो याद रहना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ट्राई करो।
डन। देन कौन सा फंक्शन? मॉड्यूलस। यस, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? कौन सा नंबर है? मॉडुलस y is equal to f of x। mod x क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ mod x? mod x कहाँ से आता है? इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर। mod x इज द अंडर रूट एक्स स्क्वायर। 4 का रूट ओवर क्या होता है? 2। 2 स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है? 2। -2 का स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है? 2। ये -2 नहीं होता है। ओके, स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल नहीं होता है। स्क्वायर रूट ओवर ऐसे कैंसिल नहीं होता है। ये एक्चुअली क्या होता है? 2 स्क्वायर रूट ओवर होता है 2 का मॉड। ये होता है -2 का मॉड। तो ये 2 मिलता है, इधर भी 2 मिलता है। तो मॉड एक्स जो होता है ना, वो एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होता है। और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x इफ एक्स लेस देन। जैसे कि -8 का मॉड कितना होता है? 8। 8। यहाँ पे एक्चुअली इसका आंसर क्या होता है? -8। आप x इसको मानोगे, इफ यू कंसीडर x एज -8, तो आंसर आपका x नहीं होगा। आंसर क्या मिला? -x। इसलिए जब x नेगेटिव होता है आंसर होता है -x। x जब पॉजिटिव होता है आंसर होता है +x। ठीक है, आपको हमेशा मॉडुलस हटाना पड़ता है। इसके लिए आपको इनसाइड वैल्यू चेक करना पड़ता है। आपका x जो दिया गया वो क्या है? इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू तो राइट x, मॉडुलस हटा दो। इफ इट इज नेगेटिव वैल्यू, इफ इट इज नेगेटिव वैल्यू तो आंसर क्या हो जाएगा? -x। माइनस। फॉर एन एग्जांपल, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। इफ थीटा बिलोंग्स टू Q3 थर्ड क्वाड्रेंट, तो मॉड ऑफ साइन थीटा क्या होगा? इफ थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, मॉड ऑफ साइन थीटा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। साइन। क्या लिखोगे? साइन थीटा। साइन थीटा लिखोगे। साइन थीटा लिखोगे तो लेस देन 0 का वैल्यू दे देगा। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा लिखोगे। माइनस साइन थीटा लिखोगे तो ये ग्रेटर देन 0 का वैल्यू देगा।
तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि इनसाइड वैल्यू क्या है। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, आप मॉडुलस हटा दो। ये वैल्यू जब नेगेटिव होगा और एक माइनस साइन डाल दो, यू विल गेट योर आंसर। तो इन जनरल क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स हुआ जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स हुआ व्हेन x लेस देन 0। इसका ग्राफ कैसे होगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, Straight line. स्ट्रेट लाइन passes to origin and makes an angle 45 degree, यही होता है ना। हाँ सर. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, बट ये बोल रहा है कि व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए y इक्वल टू x होगा। तो ये ग्राफ ए साइड में नहीं बनेगा, नेगेटिव साइड पे नहीं होगा। तो आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट, समझा। तो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये साइड के लिए नहीं है। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो ना, y when x greater than equal to 0, y is equal to x, when x less than 0 or equal 0, y equal to minus x। तो आप इक्वल साइन इधर भी डाल सकते हो मेरी तरफ। तो when x greater than equal to 0, when x greater than equal to 0, y is equal to x, when x less than equal to 0, y equal to minus x, Minus. y equal to minus x का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा ना। दिस इज द ग्राफ y is equal to minus x when x नेगेटिव, ए साइड के लिए ऐसा ग्राफ होगा। तो डोमेन क्या हो गया, R. यस, वेरी गुड। रेंज क्या हुआ, हम कोई भी एक्स के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक्स के लिए, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं है, तो आर। रेंज क्या हुआ, आपका वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 to infinity. 0 टू इंफिनिटी, वेरी गुड, 0 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि नीचे इसका ग्राफ नहीं है, तो इसलिए कोई भी मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से लेके इंफिनिटी। समझ में आया। एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, ये ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसमें जो वैल्यू मिलेगा इसमें वही वैल्यू मिलेगा, एक्स नेगेटिव मतलब पॉजिटिव करो कि नेगेटिव करो, दोनों के लिए वैल्यू सेम होता है। कुछ प्रॉपर्टीज इसका करता हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है। मॉड एक्स जो होता है माइनस एक्स का मॉडुलस वही होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मॉडुलस सेम वैल्यू देता है। एक्स इंटू वाई का मॉड, तो एक्स वाई रखो नहीं तो ए बी रखो, मॉड ऑफ ए बी यू कैन राइट मॉड ए इंटू mod of a by b, you can write mod a upon mod b provided b is not equal to 0। b 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा, हम आगे जा नहीं पाएंगे। a to the power n का mod you can write mod a to the power
a plus b whole mod always less than equal to mod a plus mod b. A minus b whole mod also less than equal to mod a plus mod b. Okay. कंबाइन करोगे तो whether it is plus or minus, a plus or minus b whole mod always less than equal to mod a plus a plus b mod is equal to mod a plus mod b कब होगा? If ab greater than or equal to 0. That means a and b both have same sign. दोनों का जब सेम साइन रहेगा देन इक्वल होगा. ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होगा तो इनइक्वलिटी का कोई जरूरत नहीं है. ए नेगेटिव बी नेगेटिव होगा तो इक्वल होगा. सपोज ए पॉजिटिव ए नेगेटिव होगा तो आपको ये इनइक्वलिटी चलता है. दैट मीन्स ए प्लस बी मॉड स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी कब होगा? इफ ए बी लेस देन 0. दैट इज ए एंड बी बोथ हैव ऑपोजिट साइन. अलग अलग साइन रहेगा तो स्ट्रिक्टली लेस देन होता है. इक्वल साइन होता है तो इक्वल होता है, इसलिए लेस देन और इक्वल बोला जाता है. ए माइनस बी का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी इसका होल मॉड. ये प्लस करो कि माइनस करो, दोनों के लिए ये सेटिस्फाई होता है. इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वल तो आपको पता है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस. Graphically it is symmetric about y-axis. y-axis. Y is equal to mod x is symmetric about y-axis. Right on.
डन। Yes. ओके, ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन। और एक फंक्शन दे रहा हूं दैट इज x by mod x। इफ y is equal to x by mod x, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? कौन सा x के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा वो चेक करो। डोमेन जब पूछते हैं ना, आप उल्टा सोचो, कौन सा x के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बाकी जो बचेगा वही डोमेन होता है। बताओ इसका डोमेन क्या होगा? बोलो, कौन सा x के लिए डिफाइंड नहीं होगा, उतना तो बताओ। x जब 0 होता है ये डिफाइंड नहीं होता है, बाकी के लिए सब डिफाइंड होगा। आपको डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो दिस वन नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू 0। तो इसके लिए कंडीशन हो जाता है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो डोमेन होता है, अच्छा, मॉड x क्या होता है? ये x बाई x होगा, मॉड x होगा, होता है कब? इफ x ग्रेटर देन 0। मॉड x माइनस x हो जाता है इफ x लेस देन 0, क्योंकि इक्वल 0 तो हम ले नहीं पाएंगे। x बाई x क्या होगा? 1 होगा, ये आपका -1 होगा। ठीक है, तो ये जो आपको वैल्यू मिला, आपका 1 हुआ आंसर इफ x ग्रेटर देन 0, -1 हुआ इफ x लेस देन 0, इक्वल 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर अदर देन 0। 0 को हटाना पड़ेगा, बाकी सबके लिए डिफाइंड हो रहा है। x ग्रेटर देन 0 के लिए हो रहा है, लेस देन 0 के लिए हो रहा है, सिर्फ इक्वल 0 के लिए नहीं हो रहा है। तो ऑल रियल नंबर अदर देन 0। रेंज क्या हो रहा है? ये फंक्शन का रेंज क्या हो रहा है? आपको y वैल्यू क्या मिला? हम्म, 1 मिला, नहीं तो -1 मिला।
आपका रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट है, -1 एंड 1। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ कैसे होगा? When x more than 1, आंसर आपका क्या मिला? 1 मिला। सॉरी, when x more than 0, आपका आंसर मिला 1। मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट स्ट्रेट लाइन, बट ये ओपन रहेगा, यहाँ पे ये क्लोज नहीं है, ये लाइन को टच नहीं करेगा। ये लाइन को टच कर जाएगा तो क्या होगा? 0 के लिए इसका वैल्यू दे देगा। ठीक है ना, ये टच नहीं करेगा, ये ओपन रहेगा। when x equal to -1, सॉरी, x लेस देन 0, तो आपका y का वैल्यू -1 होगा। तो वो y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस। इधर मैं जहाँ पे ये मार्क दे रहा हूँ, दैट इज ओपन मार्क। वो लाइन को, y लाइन को, y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। तो डोमेन क्या हो गया? कुछ भी रियल नंबर होगा, बट x इक्वल टू 0 नहीं है। x इक्वल 0 के लिए आपके ग्राफ एग्जिस्ट नहीं है, तो इसलिए 0 को हटाना पड़ा। रेंज क्या हुआ? एक +1, एक -1, और कुछ नहीं हुआ। y का वैल्यू ऐसा नहीं कि -1 से लेके +1, सिर्फ -1 एंड 1, क्योंकि इनके बीच में भी कोई ग्राफ नहीं है। ऐसा कुछ ग्राफ नहीं है जो वैल्यू आपका 0 दे सकता है कि हाफ दे सकता है, कुछ 1 माइनस हाफ दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ +1 हुआ, नहीं तो -1 हुआ। तो दो रेंज में 2 एलिमेंट्स है। समझाइए? बट ऐसा आपको बुक में ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा। इसको यूज करके एक सिग्नम फंक्शन होता है। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? डिनोटेड बाय SGN है। ये होता है, ऐसे लिखा जाता है, SGN of x। दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ठीक है, और इसका डेफिनेशन होता है x by mod x if x is not equal to 0। x by mod x if x not equal to 0। नॉन जीरो के लिए x by mod x होता है। जब x 0 होगा, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं। when x equal to 0, आपका आंसर होता है 0। ये अलग से, x वैल्यू नॉन जीरो तो आपको x by mod x होगा। x वैल्यू जब 0 होगा, वो 0 होगा। तो ये x equal 0 इसमें मत डाल दो। x by mod x ऑलरेडी मैंने बताया क्या होगा, +1 हो सकता है, नहीं तो -1 हो सकता है। ये 1 होगा if x greater than 0। ये -1 होगा if x less than 0। और 0 के लिए 0 दे रहा है, ये अलग से दे रहा है 0 के लिए 0। तो आपका ग्राफ कैसे होगा? टच करेगा किसको टच करेगा? 1 और -1। मतलब y एक्सिस को टच करेगा, ये बोल हाँ रहे हो?
अच्छा, अब बोलो कि टच करेगा। सपोज मैंने टच करा दिया, तो x के लिए y का वैल्यू क्या हुआ? x जब 0 हुआ, y का वैल्यू क्या मिला? 1 बट x 0 के लिए वो तो 0 दिया गया। ठीक है, ये टच नहीं करेगा। ओके सर। ये टच नहीं करेगा, ये भी टच नहीं होगा, बट 0 के लिए ये बहुत क्लोज होगा, क्लोज टू वाई एक्सिस। यहाँ पे जितना गैप दिखाई दे रहा है इतना नहीं होगा, मतलब तो क्लोज टू वाई एक्सिस होगा, बट 0 के लिए 0 होगा। टच नहीं करेगा। टच करेगा तो फिर क्या होगा? 0 के लिए आपको 1 दे देगा, टच नहीं करेगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? ये अलग से एक पॉइंट मिलेगा, 0 के लिए 0। डोमेन क्या मिला? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, 0 भी रहा। रेंज क्या मिला? -1 0 1। यस, वेरी गुड। -1 0, दिस इज योर सिग्नल। इट इज, आपके बुक में देखोगे, कुछ बुक्स में दिया गया कि x बाई मॉड x, और साइड में ये दिया जाता है, बट बच्चे ये चीज को ओवरलुक कर देते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि x बाई मॉड x, इसलिए मैंने ये फंक्शन अलग से क्रिएट करके दिया है। ये फंक्शन बुक में आपका कहीं पे नहीं मिलेगा, x बाई मॉड x फंक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होता है, x बाई मॉड x एंड x सिग्नम x में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। x बाई मॉड x में x 0 नहीं होता है, बट सिग्नम फंक्शन में x 0 हो सकता है। x 0 होता है, डोमेन में 0 है। तो इसका डोमेन में 0 नहीं है, इसका डोमेन में 0 है। इसका रेंज -1 हुआ, बट इसका रेंज -1 0 एंड 1, दैट इज द डिफरेंस। राइट। डन। यस। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
or it is called step function. What is greatest integer function? इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. It is an integer less than or equal to x. 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2. 3.1 का 3. 10 का -10. -10 का -10. -4.7 का -0.7. इंटीजर 0.7 कैसे हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर आपको मिलेगा ना, और सबसे बड़ा इंटीजर -4. -4. Why it is called greatest integer? हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं? आप नंबर लाइन में कैसे मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? नंबर लाइन में आप कैसे मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? हम नंबर लाइन में जो लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस. लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट से. 1 2 3 4 6. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि 2.8, तो दिस इज द 2. टू रीच 2.8 आप जब यहाँ पे पहुंचते हो, यू क्रॉस मेनी इंटीजर्स, बहुत सारे इंटीजर को क्रॉस करके आ गए. एमंग देम व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट? जितने सारे इंटीजर को क्रॉस करके आ गए ना, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? कौन है? 2. 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. इसलिए बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर. अब जब यहां से मूव करके 4 तक कि 5 तक आ गए, टू रीच एट 5 you cross many integers, among them which one greatest? 1. Itself 5. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि -4.7, here -4.7. आप जब यहां से मूव करके आते हो टू रीच हियर -4.7, you cross many integers, among them which one greatest? 4. 4 पर आप पहुंचे नहीं. -5. -5. आप 4 पर तो 4 को तो क्रॉस नहीं किए, तो वो कैसे आप बोल दोगे? उसका आंसर कैसे आएगा जिसको आप क्रॉस नहीं किए? तो -5 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो इसलिए बोला गया कि x से छोटा होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए. मेरा x वैल्यू ये है, इससे कम होगा नहीं तो इक्वल होगा, उससे बड़ा वैल्यू ले नहीं पाएंगे. तो ये गलत होता है. इसका आंसर क्या होता है? -5. ठीक है.
देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होता है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, जीरो, -1, -2, -3 like that. ये 1, 2, 3, -2, -3 like that. So when x lies in between 0 to 1, when x lies in between 0 to 1, x जब 0 to 1 के अंदर रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? यहाँ पे x मैंने रखा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 1. यहाँ पे जब x होता है तो आप इधर पहुंच रहे हो ना, इसका इंटीजर कौन सा हुआ? आप जितने सारे इंटीजर को क्रॉस करके आए, सबसे बड़ा इंटीजर कौन हुआ? 0. तो फिर 1 कैसे आ रहा है? मैंने बताया जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जब मैं यहां से 0 से लेके 1 तक मूव करूंगा, इक्वल 1 नहीं होगा, तब तक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 0. 0। तो है when x lies in between 0 to 1, when x lies in between 0 to 1, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ 0। तो दिस इज द ग्राफ, 1 को टच नहीं करेगा। जब 1 to 2 रहेगा, when x lies in between 1 to 2, 2 को टच नहीं कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1. 1 होगा। तो आपका 1 से लेके 2 तक when x lies in between 1 to 2, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यहाँ पे ओपन होगा। हाँ, 2 to 3 के लिए 2 से स्टार्ट होगा अप टू 3 तक, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। देन 3 to 4, 3 to 4, 3. 3, 4 to 5, 4. समझा? -1 to 0, इसके अंदर रहेगा तो 0. इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? यहाँ पे x रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0. 0, -1. -1। आपका लेफ्ट साइड इंटीजर, आप राइट साइड को क्यों जा रहे हो? -1 to 0, -1। बोल रहा हूँ क्लियरली, लेफ्ट साइड इंटीजर को चेक करो, आप राइट साइड को देख रहे हो। -2 to -1, -2। तो ये इट्स लुक्स लाइक स्टेप, स्टेप जैसा दिखाई दे रहा है। That's why इसका अलग नाम है स्टेप फंक्शन। तो these are the greatest integer फंक्शन। ठीक है, डोमेन क्या होगा? मैं x का वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, क्या नहीं ले सकता हूँ? कौन सा x के लिए आप इंटीजर निकाल नहीं पाओगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल नहीं पाओगे?
कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, तो क्या होगा? आर और रेंज क्या है? y का वैल्यू आपको क्या क्या मिला? 0 मिल रहा है, इसके बाद 1 मिल रहा है। 0 to 1 के बीच में कोई y वैल्यू नहीं है। 0 1 2 देन 3 मिल रहा है, देन 4 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। क्या इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर। ओके, तो इसका जो रेंज होगा इंटीजर सेट होगा, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है कि इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर मिलेगा। क्योंकि 0 to 1 हाफ आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है, कोई हाफ के लिए आपके पास कोई ग्राफ नहीं है। 1 के लिए ग्राफ है, 0 के लिए ग्राफ है, 2 के लिए ग्राफ है, बट 1/3 1/4 इसके लिए कोई ग्राफ नहीं है। इसलिए ये क्या हुआ, इसका जो रेंज हुआ सेट ऑफ इंटीजर, डोमेन हुआ रियल नंबर, एंड दिस इज द ग्राफ। कुछ प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होगा? सपोज x को मैंने 2.8 रखा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 2। तो -x क्या होगा? -2.8। तो -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2.8 इज, क्या कर रहे हो? -2.8 कहाँ पे मिलेगा? इधर मिलेगा ना। तो उसका लेफ्ट साइड इंटीजर कौन मिला? -3 -3 -2 नहीं होता है, जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर, फिर आगे तक पहुंच जाते हो। तो ये -3, तो इन दोनों का सम क्या मिला? -1 -1। सपोज x इक्वल टू 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 4। तो -x क्या मिला? -4। -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -4 -4। तो ये दोनों का सम कितना हुआ? -1 0 0। तो इसका दो रिजल्ट होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये 0 होगा इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर रहेगा तो 0 होगा, अदरवाइज ये -1 होगा इफ x नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर रहेगा तो ये -1 होगा, इंटीजर रहेगा तो 0 होगा। समझा? x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सपोज 2.3 प्लस 7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? n इज द नेचुरल नंबर की इंटीजर, क्या होगा? ये कितना 9.3 हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 9 9। अच्छा, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2 2। तो कैन आई राइट 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7?
ये भी 2 + 7 हुआ। तो x + n का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + n प्रोवाइडेड n इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होगा तो बाहर निकाल दोगे, बट x प्लस कुछ लैम्डा मैंने रखा, इट इज नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + लैम्डा इफ लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर अदर देन इंटीजर। इंटीजर केस में वो बाहर आ जाएगा, नॉन इंटीजर केस में आप बाहर निकाल नहीं पाओगे, उसको यूज करना पड़ेगा। और एक रिजल्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2/n and so on up to greatest integer of n minus 1 upon n is equal to nx का greatest. For an example, x equal to, let us take 3/5 and n equal to 8. तो आपको क्या मिलेगा? 3/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/5 प्लस 1/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/5 प्लस 2/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर and so on up to 3/5 प्लस 7/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपका आंसर हो जाएगा n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 8 इंटू 3/5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये 24/5 हुआ, कितना मिलेगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 24/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4. 4। ठीक है, आप चाहो तो खुद चेक कर सकते हो। हम्म 3/5 आपको ये हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन आप करोगे तो पता चलेगा। 3/5 का वैल्यू कितना होता है? पॉइंट्स कितना? 0.6 ना? 0.6. तो इसका वैल्यू होगा तो 0.6। एक 0.6 का 3/5 होता है आपका 0.6 एंड 1/8 मतलब आपका 0.125, करेक्ट ना? अच्छा, तो 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? चेक करो, 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0. 0। तो ये वैल्यू आपको 0 देगा। ये 0.6 के साथ 1/8 मतलब 0.125 ऐड हुआ है, मतलब 0.725। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0. ये 2.5 हो गया। तो 2.5 मतलब 0.6 प्लस 2.5 8.5 0 3/5 प्लस 3/8। आपको देखना है कि मोर देन 1 कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे आप ऐसे भी चेक करोगे, ये 24 प्लस 15, ये सब देखो लेस देन 1, ये लेस देन 1, इसका वैल्यू लेस देन 1, इसका वैल्यू लेस देन 1। यहाँ पे चेक करो 24 प्लस 15 39/40, ये भी लेस देन 1। 3/5 प्लस 4/8, ये चेक करोगे तो ये 24 प्लस 20 44/40, ये ग्रेटर देन 1। देन 3/5 से लेके 5/8, ये भी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 से कम है। 2 से ज्यादा कोई नहीं होगा, क्योंकि 7/8 लेस देन 1, 3/5 भी लेस देन 1, तो ये दोनों का सम कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा। ये 1 to 2 के अंदर है।
ठीक है, ये 1 to 2 के अंदर है, ये भी 1 to 2 के अंदर है। आपका 3/5 प्लस 6/8 ये भी 1 to 2 के अंदर है। 3/5 प्लस 7/8 ये भी क्या है, इसका वैल्यू 1 to 2 के अंदर है। बाकी सब क्या था, लेस देन 1 था, तो ये वैल्यू 0 हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा, दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 1 to 2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 1। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। आंसर क्या मिला, इनका सम पूछा था, आंसर क्या मिलेगा। तो अप टू 3/8 तक सब 0 मिला, 3/8 के बाद 4/8 से वो 1 स्टार्ट हो गया, 1 + 1 + 1 + 1 4, हमें आंसर वही मिला। ठीक है, ऐसा आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कभी दिया जाए तो। राइट आंसर।